चलो भैया, वसा के रासायनिक गुण में पहली हेडिंग KOH से क्रिया। देखो जी, KOH से क्रिया कराओगे, ये है वसा जी तुम्हारा, यही ना है वसा। वसा है। इस वसा की क्रिया किसके साथ करानी है? KOH के साथ। तो क्या KOH को उल्टा नहीं लिख सकते हैं? ऐसे KOH लिख दो। KOH क्या लिख सकते हैं? KOH। यह क्रिया 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। 200 से 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है। जैसे क्रिया कराएंगे, सबको पता है यहां से मेटल के साथ क्या होगा? निकल जाएगा। मेटल के साथ निकल गया, मेटल के साथ क्या हुआ लल्ला? निकल गया। तो बाकी या OH OH आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस क्या हुआ लल्ला? अब देखो बचा जो है RCOO, लास्ट में क्या लगेगा उसके जाकर? O से K लगेगा ना, K तो यहीं पर लगेगा जाकर, तो K। तो बचा कितनी बार? 1 2 3, 3 बार हुआ सर जी। ये साधारण रिएक्शन है, यानी कि जब हम वसा की क्रिया, एक बात यहां पर नोट लिख देते हैं, जब हम किसकी वसा की क्रिया किसके साथ कराते भैया? क्षार के साथ कराते हैं। क्षार में कौन कौन सा हो सकता है? वह NaOH हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? KOH हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या बनेगा? ग्लिसरॉल, और प्लस क्या बनेगा? साबुन, साबुन बनेगा। और इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या? साबुनीकरण। पेपर में कंफर्म एक रिएक्शन आ जाती है, साबुनीकरण लिखिए टिप्पणी। तो साबुनीकरण की परिभाषा में से कोई एक रिएक्शन लिख दो। अब वो वसा में कोई भी वसा लो ना, क्या हमने वसा 1 2 बताया हुआ है? ये तुम्हारा हुआ ग्लिसरॉल सर जी, यह ग्लिसरॉल है, और यह क्या रहा हमारा? साबुन। साबुन में कौन सा है? तो Na के बजाय K लगा है, K लगा तो कैसा साबुन है? मृदु साबुन है। किस प्रकार का जी? मृदु। और Na लगा रहता तो कैसा होता? कठोर। Na रहेगा सॉलिड, और जैसे पूरा पोटेशियम आ गया वो लिक्विड शैंपू जैसा बन जाएगा यह। तो ये लिक्विड साबुन है, मृदु साबुन है। और सोडियम रहेगा तो क्या हो जाएगा? कठोर साबुन। अब बताओ R का मान कुछ भी रख दो जी, C17 वाला, 35 वाला, 33 वाला, 15 31 वाला रख दो। हम मान लेते हैं कि R बराबर क्या रखते हैं? C15, जैसे में R बराबर C15 H31 उठा कर रख देते हैं। ये बेसिक रिएक्शन हम दे रहे हैं, पेपर में ये वाली रिएक्शन लिखोगे, बेसिक वाली नहीं, मेन फार्मूले वाली। CH2O CO C15H31 CHO CO C15 C15 H31 CH2O CO C15H31। याद होगा इसको पामिटिक कहते हैं, और पामिटेट हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरील ट्राई पामिटेट। वसा तो है, और वसा में कैसी वसा है? सरल। और जब इसकी क्रिया किसके साथ करा दिया भैया? KOH। कितने कणों के साथ? 3, 220 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होगा लल्ला? ये यहां से सभी निकल जाता है और OH OH आकर लग जाता है। तो सर जी बन गया CH2OH, CHOH क्या बन जाएगा? CH2OH, और प्लस R की जगह पर 3, R की जगह पर C15H31 COO नाम। ये तो मृदु, मृदु साबुन तो है ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसको इतने को पामिटेट, और पोटेशियम तो क्या कहेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम पामिटेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम पामिटेट, पोटेशियम पामिटेट बन गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए जी। तो सिंपल सी बातें हैं, परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सुन लो ध्यान से। साबुनीकरण आ गया तो साबुनीकरण में इसको भी लिख सकते हो, सोडियम वाला भी लिखवाएंगे, उसको भी लिख सकते हो। क्या कहेंगे? जब वसा की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त हो जाता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण की विक्रिया भी कहते हैं। मामला समझ में आया? रिएक्शन उतार लो टोटल।
सोडियम धातु से क्रिया, दूसरी हेडिंग किससे भैया? NaOH से क्रिया कराएंगे। क्या होगी NaOH से क्रिया पर बच्चा हमारे? NaOH से क्रिया कराएंगे तो K की जगह क्या हो जाएगा? Na। बस यही होगा, क्या हो जाएगा? Na और Na, और यहां पर भी क्या लग जाएगा? Na, और यह मृदु से कैसा बन जाएगा? कठोर साबुन, कठोर साबुन बन जाएगा, कठोर साबुन बन जाएगा। साबुन कठोर उल्टा लिखा रहा था बार बार, कठोर साबुन बन जाएगा। यहां पर भी सेम बात, Na हो जाएगा तो यहां पर भी बन जाएगा कठोर साबुन, Na हो जाएगा, और मृदु के बजाय कठोर, और पोटेशियम के बजाय क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है जी, ये आता है पामीटेट, बन गया। कुछ कठिन है एक प्रोसेस, सिंपल सी बात कहोगे कि जब वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो ग्लिसरॉल तथा कठोर साबुन प्राप्त हो जाता है। इसको उतार लो, एग्जाम्पल खुद से कर लेना, एग्जाम्पल उतारो खाली बस। देखो भैया, वसा ना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। यहां पहले तीसरी हेडिंग डाल को छोड़ो, समझो, फिर उसके बाद जानते हैं। वसा का कठोरीकरण, वसा का कठोरीकरण। सुनो, या कठोर वसा का निर्माण भी कर सकते हो। सरल वसा से किसका निर्माण? कठोर वसा का। अब सुनो जी, वसा कितने प्रकार की सर जी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक आती है संतृप्त, एक आती है असंतृप्त, और एक आती है ट्रांस वसा। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। संतृप्त वसा कौन सी? ऐसी वसा, ऐसा वसा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या लगा होता है? सिंगल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, उस वसा को हम कैसी वसा कहते हैं भैया? संतृप्त वसा कहते हैं। मतलब जो उच्च कार्बन वाला आर होगा ना, जो आर, यह संतृप्त होगा। इसका मतलब इसका जो सूत्र बनेगा कुछ ऐसा होगा वसा अम्ल का, इसकी CnH2n+1 COOH, यह वसा अम्ल का सूत्र होगा। जो भी H रखा जाएगा इस फार्मूले के अंतर्गत, यानी दुगुना +1, कार्बन का दुगुना +1, जैसे C17, 17 गुना के 34 1 35 COOH। यह किस प्रकार का वसा अम्ल है? तो संतृप्त वसा अम्ल है। इसमें सभी कार्बन कार्बन के बीच कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो संतृप्त वसा सर जी कहां पाई जाती है, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो संतृप्त वसा नारियल का तेल हुआ, देसी घी हुआ, जो देसी घी हम बना, दूध से, भैंस से निकाला जाता है, देसी घी हुआ, फुल क्रीम दूध हुआ, सूरजमुखी का तेल हुआ। ठीक है, तो यहां से जो वसा हमको मिलती है वह वसा कैसी है? संतृप्त वसा। तो यह संतृप्त वसा हमें लेनी चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, सीमित मात्रा में लेने से सही रहता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो यह हमारी LDH को बढ़ाता है, नहीं LDP को बढ़ाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोपल्शन, LDP या LDL भी कहा जाता है, जिसको LDL भी कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोपल्शन कहा जाता है, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जिसको हिंदी में सीधा सीधा कहा जाता है। हार्ट अटैक लाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और कौन से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भैया? लो डेंसिटी, अरे देखो शब्द इतना, लो डेंसिटी लिपोप्रोपल्शन, यानी कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बार बार आ जा रहा, डेंसिटी जो होती है उसकी मामला लो होगी तो वह हमारे कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। जैसे जैसे हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा
तो उससे ही व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगी। जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज होती है, जो धमनियां होती है हृदय की, उसमें जाकर ये जमने लगता है और जमते जमते प्लास बन जाता है, मोम की भांति चिपचिपा जैसे जगह चिपक जाता है, और जिससे रक्त का प्रवाह धीरे 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 क्या होता है, मंद होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ब्लड प्रेशर। और वह जब जैसे समझ लो कि पाइप है, इस पाइप की नली में वो जम गया प्लास के रूप में, मोम के भांति चिपक जाता है। तो जो मोम के भांति चिपकता है उसी को हम प्लास कहते हैं। चिपक गया, अब ब्लड तो धीरे धीरे जाएगा ना, ब्लड का बहाव क्या होगा? स्लो होगा। और जब स्लो होगा ब्लड का बहाव, वहां पर जाहिर सी बात है कि पाइप जाम, तो बहाव स्लो होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बीपी जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हमारा। अब आगे अगर बात करें कि जब कभी भी भविष्य में वो प्लास टूटा, जो चिपका हुआ था मोम, जो टुकड़ा मोम के भांति, वो टूट के जब आगे जाएगा तो वह रक्त के बहाव को पूरा आगे जाकर रोक कर जाम कर देगा। और जैसे ही जाम करेगा तो जो ऑक्सीजन जाता है ब्लड के माध्यम से हार्ट में, जो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन हार्ट में जाता है, उसका बहाना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और वहीं पर तुरंत व्यक्ति को क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हार्ट अटैक कहां से शुरू होता है? कॉर्नरी आर्टरीज जो हमारी होती है, जो हृदय की धमनियां होती हैं, वहीं से होना शुरू होता है। तो ये बहुत कम है, हालांकि अधिक मात्रा में यह नहीं लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, अनिवार्य भी है फैट का इसको लेना। संतृप्त एकदम बहुत अच्छा है भैया, इसको लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संतृप्त वसा बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छी होती है। ये वास्तविक रूप से कहा जाए तो ये हमारे नेचर से प्राप्त की जाती है, वनस्पति से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। ये भी दो प्रकार की होती है, ये भी दो। असंतृप्त का मतलब कैसा हुआ कि उसमें द्विबंध लगा रहेगा। कितना रहेगा? द्विबंध। एक लगा रहेगा तो उसको मोनो कहते हैं, और जब दो या दो से क्या लग जाए, अधिक लग जाए, तो उसको पॉली कहते हैं। मोनो अनसेचुरेटेड फैट, और एक होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है ना। तो मोनो और पॉली, तो अच्छी मात्रा में लेने के लिए इसकी अगर फार्मूले की बात करें सूत्र की, तो C17H35 वाला, 33 वाला देखे थे, कौन सा था? 33 COOH। एक H की मान कम हुआ ना यहाँ पर, तो जैसे जैसे H का मान घटता जाएगा, यानी कंफर्म बात है कि उसमें क्या होगा? पाई बंधों की संख्या बढ़ रही है, द्विबंधों की संख्या बढ़ रही है। और जैसे जैसे द्विबंध बढ़ेंगे तो वह कैसा होता चला जाएगा? असंतृप्त होता चला जाएगा। तो असंतृप्त वसा हमें लेना चाहिए, यह लेने योग्य है, इसमें कोई नुकसान नहीं है जी। अब बात आती है सबसे खतरनाक, जो हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी LDL को बढ़ाता है, LDL को बढ़ाता है और HDL को घटाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को जो घटाता है, इसको घटा देता है, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ा देता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्रांस वसा। और यही ट्रांस वसा ही बनेगी इसके माध्यम से। ट्रांस मतलब जो बनाई गई है, वसा से कठोर किया गया। जैसे डालडा घी, जो हम लोग आज डालडा घी खाते हैं ना, लिखा होता वनस्पति घी, तो वो वनस्पति से ही बनाया गया। सरसों का तेल हो गया, किसी अन्य तेल से बना दिया गया। वो जो डालडा घी होता है वो सबसे खतरनाक होता है हार्ट अटैक की समस्या के लिए। ट्रांस वसा सबसे अत्यधिक जिम्मेदार है आज के डेट में। जाते हैं हम लोग हैं फास्ट फूड की दुकानों पर, तो वहां पर तुरंत बटर मारे लगाकर लिप दिया जाता है। तो जो बटर होता है, मैक्सिमम बटर में ट्रांस वसा मिला दी गई होती है, तो बटर हो गया। इन सारी चीजों से बचना चाहिए जिसमें ट्रांस वसा है। जो क्रीम वाला बिस्किट आता है, क्रीम वाले बिस्किट में मिलाया गया होता है, तो ये सारा कुछ हमारे LDL को बढ़ाता है और HDL को क्या करता है? घटाता है। इस बात को जानते रहना। तो चलो वही ट्रांस वसा जानते कि सजी है, ट्रांस वसा बनती कैसे है, किस प्रकार से बनती है, इसी को बनाएंगे। डेंसिटी पता नहीं क्या जीवान लड़खड़ा रही थी आज। डेंसिटी सिंपल सा वर्ड है। ए भैया आते हैं यहां पर जी, कठोर वसा, सॉरी वसा का कठोरीकरण। तो सीधी सीधी बात आएगी कि तुम्हें लेना होगा असंतृप्त वसा। कैसी वसा लेंगे भैया? असंतृप्त। C17H33 COOO C17H33 CH2O CO C17H33। इसको लिया जाएगा और लेने के बाद इसकी अपचयन कराएंगे NI की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस ताप से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। यह तेल है, क्या है बच्चा? तेल है। और इसी तेल का जब अपचयन कराएंगे हम, और यह तेल कैसा है?
असंतृप्त, अनसैचुरेटेड है, एकदम अच्छा सा, ये लेने योग्य है। जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो ये सैचुरेटेड में बदलेगा, अनसैचुरेटेड ही बदलकर किस में जा जाता है, घी के रूप में, जिसको सामान्यतः हम डालडा घी कहते हैं, डालडा घी। C17H35 CHO COC17H35 CH2O CO C17H35, जो नेचुरली रूप से ये पाया जाएगा, जो नेचुरल रूप से ये पाया जाएगा वो तो संतृप्त होगा जी, वो खतरनाक नहीं है। लेकिन जो इसको बनाया गया अपचयन के माध्यम से, यह बना कठोर वसा, वसा नहीं है वसा है, कठोर वसा, यानी इसी को क्या कहते हैं, डालडा घी। डालडा घी जो डब्बे में बिकता है, जो आमतौर पर, उसी को कहते हैं कठोर वसा या वसा का कठोरीकरण। तो साधारण सी बात जानते रहना और परिभाषा लिख लोगे, और अनिवार्य इसकी परिभाषा आई हुई कई बार है। जब हम वसा का, सरल वसा का, जब किस वसा के, सरल वसा का अपचयन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो कठोर वसा प्राप्त हो जाती है, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, डालडा घी भी कहते हैं। इसी क्रिया को हम वसा का क्या कहते हैं, कठोरीकरण कहते हैं। उतार लो, पूरी बात समझ में आ गई। अगर कोई पूछेगा कि हार्ट अटैक की समस्या का जिम्मेदार कौन सी वसा है, तो कौन सी वसा भैया, ट्रांस वसा। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रांस वसा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उपयोग, उपयोग, पहला नंबर, पहला नंबर उपयोग में भैया, खाद्य पदार्थ बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में। दूसरा नंबर साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। अगला नंबर ग्लिसरॉल बनाने में, ग्लिसरॉल बनाने में। हो गया। अब लास्ट टॉपिक हम लोग की बच रही है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल। चलो लिखा जाए भैया न्यूक्लिक अम्ल क्या है। अब 2 नंबर की यही टॉपिक बची है हम लोगों की, और विटामिन वाली बात तो कल हम लोग पेपर में समझेगा कि देख लिए कितना कितना आ रहा है, ठीक है ना। 2-4 पेपर हल कर देंगे। विटामिन तुम लोग हम पीडीएफ उसका दे देंगे, 2 कॉपी विटामिन का सारा का सारा, कि विटामिन किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और किस विटामिन से कौन सा होता है, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, ये सारा कुछ पेपर में हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, आ जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल, सुनो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई बार आया है कि न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। सुनो, कहेंगे वे जैव अणु, जैसे ही आया न्यूक्लिक एसिड सोच लो कि जैव अणु लेसन का है, तो क्या कहेंगे, वे जैविक अणु या वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों के गुणों को स्थानांतरित करते हैं। जैसे हम सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, जो सजीव है इसके गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर करते हैं, उस जैव अणु, अर्थात वे अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुणों का मतलब कहा जाता है ना, कहते कि लड़का पापा पर गया है, मम्मी पर गया, नाना पर गया, यानी ये अनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो अनुवांशिक गुणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते, पहुंचाते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लिक अम्ल धागे के भांति, ये क्या हुआ, हम चलो लाइट आ गई हमारी, ये न्यूक्लिक अम्ल धागे के भांति लंबे होते हैं और नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले होते हैं, उच्च अणु भार वाले जटिल यौगिक होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल की पूरी परिभाषा। और न्यूक्लिक एसिड मात्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक डीएनए और एक आरएनए। सर लाइट इसमें कट गई, क्या हुआ, अंधेरा कायम हो गया, देखिए आप देखिए थोड़ा सा।